हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बिजनेस इन्वायरमेंट, जो है FY BCom कॉमर्स 1 सब्जेक्ट में। एंड हमने 6 लेक्चर्स ऑलरेडी कर लिए हैं। आपने नहीं देखे तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 7, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। बिजनेस कभी भी विदाउट इन्वायरमेंट नहीं चल पाएगा। ठीक है, उसे इनपुट के लिए भी इन्वायरमेंट चाहिए एंड आउटपुट के लिए भी। आउटपुट अगर उसे डिस्पोज करना है तो वहाँ पे भी उसे इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है, गुड्स बना दिया, सर्विसेज दे रहा है बिजनेस, तो कहाँ देगा? इन्वायरमेंट तो चाहिए, कस्टमर्स तो चाहिए। ठीक है, इन्वायरमेंट वहाँ भी ज़रूरी है एंड फॉर इनपुट भी ज़रूरी है। विदाउट इन्वायरमेंट तो बिजनेस चलेगा नहीं। अब इस इन्वायरमेंट की बात करें इन्वायरमेंट में काफ़ी सारी चीज़ें आती है। एंड पहले ऐसा था कि बिजनेस रिस्ट्रिक्टेड था कुछ हद तक। ठीक है, जोग्राफिकली रिस्ट्रिक्टेड था, क्योंकि उस समय ज़्यादा हम कहें कि कम्युनिकेशन नहीं था या टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ उस समय नहीं थी जो अभी है। अभी बिजनेसेस आगे के लेवल पे जा रहे हैं। ठीक है, ओवरसीज मार्केट में भी बिजनेसेस एंटर हो रहे हैं। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी बिजनेसेस को काफ़ी हद तक असर करता है कि भाई ग्लोबली क्या क्या चीज़ें हो रही है, ग्लोबली क्या क्या पॉलिसीज़ चल रही है, क्या क्या रूल्स बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस वहाँ पे है या नहीं है। वो सारी ही चीज़ें अफेक्ट करती है बिजनेसेस को। अभी आज हम इसी इंटरनेशनल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट refers to external forces, conditions and institutions that affect the operation and strategies of business engaged in global trade and investment. ठीक है, ग्लोबली जो भी चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस है या फिर कंडीशंस है, वो बिजनेस इसको अफेक्ट करेगी। लेकिन ज़्यादा करके कैसे बिजनेस को अफेक्ट करेगी? जो इन्वॉल्व है ग्लोबली बिजनेस करने में इन्वॉल्व है, जैसे एक्सपोर्ट बिजनेस में है या सर्विसेज एक्सपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व है जो बिजनेसेस, वहाँ पे ज़्यादा अफेक्ट होगा। इट encompasses इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, social and cultural dimensions that influence बिजनेस डिसीजंस एंड आउटकम्स अक्रॉस बॉर्डर। देखिए, बिजनेस ने सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी जब बिजनेस चल रहा है। ठीक है, इकोनॉमिकली क्या सिचुएशन है, पॉलिटिकली क्या है, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल। ठीक है, कोई जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, हमें लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई बिज़नेस है, ज्वेलरी का बिज़नेस चल रहा है उसका, ज्वेलरी एक्सपोर्ट करने का। उसने देखना होगा कि सोशल कल्चरल सिचुएशन क्या चल रही है जहाँ पे हम बिज़नेस करते हैं जिस कंट्री के साथ। ठीक है, यहाँ के टाइप की ज्वेलरी वो वहाँ बेचने जाएगा तो नहीं चलेगा। वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। वैसे ही इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल, ये सारी ही देखनी होगी बिजनेसेस ने। नाउ इन टुडेज इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, businesses must navigate a diverse array of factors that impact their competitiveness, profitability and sustainability on the global stage. ठीक है, सारे ही फैक्टर्स को बिजनेस से कंसिडर करना होगा, तब जाके ही बिजनेस कंपटीशन में टिक पाएगा, अच्छे से प्रॉफिट कर पाएगा एंड सस्टेनेबिलिटी रहेगी बिजनेस की। यानी कि ऐसा नहीं कि बिजनेस 2-4 महीने अच्छे चला और फिर डाउन हो गया, वैसे नहीं। प्रॉफिट कर रहा है बिजनेस, अच्छे से चलना होगा, प्रॉफिट करते जाए, ग्रो करते जाए। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ अभी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में। अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अब यहाँ पे वो लोग हमें कुछ कॉन्सेप्ट के ज़रिए समझाना चाहते हैं। सबसे पहला है ग्लोबलाइजेशन एंड ट्रेड डायनामिक्स। ग्लोबलाइजेशन, देखिए अभी आज के ज़माने में ट्रेड के लिए कोई लिमिट्स नहीं रही है। ठीक है,
वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड हो सकता है, ग्लोबली अभी बिजनेसेस चल रहे हैं। सो ग्लोबलाइजेशन आ गया है, ट्रेड डायनामिक्स। सो नाउ ग्लोबलाइजेशन हैज़ एक्सीलरेटेड इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज थ्रू इंक्रीज्ड ट्रेड्स, इन्वेस्टमेंट फ्लोज एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ग्लोबलाइजेशन आया है, उसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही है। देखिए क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज़ हुआ है सबसे पहले तो। देखिए कुछ चीज़ें जब भी हम WTO के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, एंड वो सारे काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे हम ट्रेडिंग ब्लॉक्स देखते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कुछ कंट्रीज साथ में आती है एंड ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करती है, कुछ बैरियर्स जो लगते हैं आपस में वो हटा देती है। सो ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, इंटीग्रेशन हो रहा है ऑफ इकोनॉमीज़, अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमीज साथ में आ रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रेड बढ़ रहा है कंट्रीज़ के बीच में, आपस में इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट करती है, इन्वेस्टमेंट फ्लो बढ़ता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आता है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बिजनेस में कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो सिर्फ पैसे नहीं देगा, उसके पास अगर अच्छी टेक्नोलॉजी है तो वो टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेगा, राइट। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी आता है। नाउ इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, देखिए इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स सच एज WTO agreements and regional trade blocks, example economic union, NAFTA, ASEAN, facilitate trade liberalization and market access for business worldwide। अब इसका मतलब क्या कि ये जो अपना WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, वो चाहता है कि वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे ट्रेड बढ़ता रहे, ठीक है, ग्रो करे, ऐसा ये चाहता है ये ऑर्गेनाइजेशन। अभी ये ऑर्गेनाइजेशन की काफ़ी सारी कंट्रीज मेंबर है उसमें। तो अभी WTO ने काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स किए हैं, ठीक है। सो वो एग्रीमेंट्स क्या करते हैं, ट्रेड बढ़ाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स। ना व्हाट इज़ रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स? तो भाई वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अभी वो कुछ कंट्रीज़ क्या करती है, साथ में मिलके एक ग्रुप बना देगी। अभी वो ग्रुप बना के क्या करेगी, आपस में जो बैरियर्स लगते हैं, ठीक है, बैरियर्स यानी कुछ टैक्सेस लगाए जाएंगे या कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, तो वो आपस में वो मेंबर कंट्रीज़ वो रिस्ट्रिक्शंस कम कर देगी या हटा देगी। उससे क्या होगा, वो मेंबर कंट्रीज़ मोटिवेट हो जाएगी एक दूसरे के साथ ट्रेड करने के लिए। तो ये जो रीजनल ट्रेडिंग ब्लॉक्स बनेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक यूनियन है, नेफ्टा है, एशियन है वगैरह, तो उसकी वजह से क्या होता है, लिबरलाइजेशन आता है एंड मार्केट एक्सेस बढ़ता है, ठीक है। सो ये हुआ हमारा यहाँ फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट लेवल, ठीक है। अभी इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि अलग अलग कंट्रीज़ में क्या क्या इकोनॉमिक सिस्टम्स चल रही है एंड वो कौन से डेवलपमेंट लेवल पे है। सो देखिए, कंट्रीज एग्जिबिट डाइवर्स इकोनॉमिक सिस्टम, कंट्री टू कंट्री अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। अभी हम कहें मिक्स मार्केट इकोनॉमी, सो मार्केट इकोनॉमी इज़ व्हाट कि डिमांड एंड सप्लाई जो रहती है आमने सामने, उसकी वजह से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अपने आप डिसाइड होता है, ठीक है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है तो प्राइस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, सो प्राइस कम रहेंगे प्रोडक्ट के। वो एक कंसेप्ट हमने स्टडी किया है। सो ये जो डिमांड सप्लाई वगैरह फोर्सेस से डिसाइड होते हैं प्राइजेस, तो हम उसे कहेंगे मार्केट इकोनॉमी। नेक्स्ट इज प्लान इकोनॉमी, यानी कि मोस्टली गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड प्राइस वगैरह। एंड मिक्स इकोनॉमी हो सकता है, दोनों का कॉम्बिनेशन। सो अभी कंट्रीज एक्सिबिट डाइवर्स इकोनॉमिक सिस्टम दैट इन्फ्लुएंस बिजनेस प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द मार्केट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ठीक है। नाउ डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल। अभी डेवलपमेंट लेवल की बात करते हैं। ये हमने इकोनॉमी देखा कि कंट्री में किस टाइप की इकोनॉमी चल रही है, ठीक है, वो किस तरीके से अफेक्ट करता है। नाउ डेवलपमेंट लेवल की बात करें, सो डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेवल, एग्जांपल
डेवलप इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज क्रिएट अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। अभी कंट्री किस लेवल पे है? डेवलप्ड हो चुकी है ऑलरेडी, डेवलपिंग स्टेज पे है, या इमर्जिंग? डेवलपिंग से भी कम, अभी तो शुरुआत ही है। तो कंट्री किस लेवल पे है? अभी वर्ल्ड में सारी कंट्री सेम लेवल पे तो रहेगी नहीं, सारी ही डेवलप नहीं है, सारी इमर्जिंग नहीं है, सारी डेवलपिंग भी नहीं है। सो अभी इस हिसाब से कुछ कंट्रीज डेवलप स्टेज पे, कुछ डेवलपिंग स्टेज पे, ठीक है, अलग अलग स्टेज पे है। सो वहाँ पे बिजनेसेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे हम कहें कि डेवलपिंग कंट्री में कोई बिजनेस है, सो वो सोचेगा कि डेवलप कंट्रीज़ में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, वो प्रोडक्ट हम बेचते हैं, वहाँ पे प्राइसेस भी अच्छे मिल जाएंगे। सो अब डेवलपिंग कंट्री के एक बिजनेस ने क्या ट्राई किया कि हम डेवलप कंट्रीज़ में जाते हैं। सो अलग अलग ये जो डिस्पैरिटीज़ है इन डेवलपमेंट लेवल ऑफ कंट्रीज, सो वहाँ पे बेनिफिट लिया बिजनेसेस ने। सो इकोनॉमिक सिस्टम एंड डेवलपमेंट लेवल। नाउ नेक्स्ट वन इज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अभी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स बात करें, सो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, एक्सचेंज रेट्स एंड इंटरेस्ट रेट्स, इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस भी चलते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी होता है ग्लोबल मार्केट में। सो अभी वहाँ पे ये सारी चीज़ें उन ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करती है कि जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सो ग्रोथ रेट क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, ये सारी चीज़ें देखी जाएगी वहाँ पे। नाउ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस एंड मॉनिटरी पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल बैंक अफेक्ट मार्केट कंडीशन एंड बिजनेस कॉन्फिडेंस ग्लोबली, ठीक है, कि कंट्री में इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस कितने हो रहे हैं, एंड मॉनिटरी पॉलिसीज ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक सबसे मेन बैंक होती है, ठीक है। सो अभी वो सेंट्रल बैंक जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी कंट्री में, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है सारे ही ट्रांजैक्शंस पे, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अफेक्ट करेगी मार्केट कंडीशंस एंड बिजनेस को। सो यहाँ पे हमने बात की ग्लोबलाइजेशन वगैरह की, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हमने देखा। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। नाउ अभी ये पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट की बात करें, सो जब भी बिजनेस एक दूसरे के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो उन्होंने पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट देखना ज़रूरी है कि भाई हम कोई कंट्री के साथ बिजनेस करने जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, कभी भी वॉर हो सकती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ पे भी कोई भी डिस्टर्बेंस आ सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा। सो उस कंट्री के साथ हम बिजनेस करना नहीं चाहेंगे। वैसे ही लीगल एनवायरनमेंट भी देखना होगा कि वहाँ पे क्या क्या लॉस चल रहे हैं, रूल्स चल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहें कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे या पार्टनरशिप करना चाहेंगे, सो उसके लिए भी रूल्स बनाए होंगे गवर्नमेंट ने। तो वो लीगल एनवायरनमेंट क्या है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। सबसे पहला है पॉलिटिकल रिस्क एंड स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नेंस क्वालिटी एंड geopolitical tensions influence business confidence, investment decisions and operational risk in foreign market. Now political instability, regime changes and civil unrest can disturb business operations and undermine investor trust. ठीक है, हमने कहीं पे बिजनेस चालू किया, हमने एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है एंड मान लो उस कंट्री के साथ वॉर हो गई तो फिर हम क्या करेंगे, या तो हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट स्टॉप हो जाएगा या फिर हमने माल भेज दिया है तो पैसे आने में इश्यू हो गया। तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज लीगल सिस्टम एंड रेगुलेशन।
Now frameworks including contract laws, property rights protection, intellectual property rights, that is IPR, and regulatory environments vary across the countries and impact business practices, market entry strategies and compliance requirement for international firms. ठीक है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट लॉस बनते हैं कंट्री में तो उसके लिए लॉज रहते हैं, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रहते हैं. ठीक है, किसी इंसान ने खुद ने अपनी इंटेलिजेंस से कुछ बनाया है, डेवलप किया है, सो उसके लिए उसको राइट्स मिलेंगे, सो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए. तो ये सारी ही चीज़ें देखी जाएगी. सो यानी कि ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है बिजनेसेस को. नाउ नेक्स्ट इज ट्रेड पॉलिसीज एंड टैरिफ्स. ट्रेड पॉलिसीज यानी कि ट्रेड जो होता है दो बिजनेसेस के बीच में, यानी कि इंटरनेशनली हम बात करें सो दो कंट्रीज़ के बिजनेसेस के बीच में जो ट्रेड होगा, सो क्या पॉलिसीज़ रहेंगी? टैरिफ्स यानी कि जो ड्यूटी या टैक्सेस लगाए जाएंगे उसे हम कहेंगे टैरिफ्स. सो गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज, टैरिफ्स, ट्रेड बैरियर्स, एग्जाम्पल्स कोटा, सब्सिडीज एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स shape global trade flows, market access condition and competitive dynamics for business operating internationally. यानी कि गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज, अभी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है कि मान लो हमारा इंडिया है तो इंडिया से बिजनेसेस काफ़ी सारी कंट्रीज़ के बिजनेसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, जर्मनी है या जापान है या यूएस है. तो फिर हमारी गवर्नमेंट ने क्या रूल्स बनाए हैं, क्या पॉलिसीज़ बनाई है. दूसरा टैरिफ्स, क्या क्या टैरिफ्स लगते हैं, कितनी ड्यूटीज़ लगेगी, टैक्सेस लगेंगे एक्सपोर्ट पे, इंपोर्ट पे. ट्रेड बैरियर्स गवर्नमेंट लगाएगी अलग अलग तरह के. ठीक है, ट्रेड बैरियर्स यानी टैक्सेस, ड्यूटीज़ भी लगा सकती है, कोटास भी लगा सकती है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट के इतना ही आप क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हो, इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं. तो कोटाज लगेंगे. सब्सिडीज़ भी गवर्नमेंट लगाएगी, सब्सिडीज़ मिलेगी या कभी कभी सब्सिडी हटा भी देगी. सो ये ट्रेड बैरियर्स लगाती है गवर्नमेंट. तो ये सारी ही चीज़ों से डिसाइड होगा ग्लोबल ट्रेड फ्लो कैसा रहेगा, मार्केट एक्सेस कंडीशन क्या होगी एंड कॉम्पिटिटिव डायनामिक्स क्या रहेंगे. नाउ ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स कैन इम्पैक्ट सप्लाई चेन एंड मार्केट एक्सपांशन स्ट्रेटजीज. ठीक है, अब ये ट्रेड डिस्प्यूट्स एंड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, ट्रेड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं ग्लोबली एंड दूसरा प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स. प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स यानी कि गवर्नमेंट को कभी कभी लगता है कि ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट का तो हमारे बिजनेसेस खतरे में है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ ड्यूटीज़ लगा देगी. सो उसे हम कहेंगे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर. गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएट किया. ठीक है, सो वैसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर गवर्नमेंट लेती रहती है तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकता है, मार्केट एक्सपांशन स्ट्रेटजीज को अफेक्ट कर सकता है. व्हाट इज सप्लाई चेन? प्रोडक्ट बना तब से लेके कस्टमर तक पहुंचा, पूरा एक सप्लाई चेन रहता है. तो ये सारी चीज़ें उस सप्लाई चेन को अफेक्ट कर सकती है. तो अब ये हमने बात की पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम की. ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट की. ना नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट. सो नाउ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन की बात करते हैं. सो डिजिटल एडवांसमेंट सच एज डिजिटलाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, IoT, that is Internet of Things, and automation revolutionize business operations, supply chain management, customer engagement and product service motivation. ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी वर्ल्ड में हो रही है, चल रही है. एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजीज इनेबल्स फर्म्स टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड एनहेंस ऑपरेशनल एफिशिएंसीज ग्लोबली. अगर ग्लोबली कोई बिजनेस चल रहा है तो फिर उसे टेक्नोलॉजिकली आगे रहना ही होगा. नाउ नेक्स्ट इज डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी. अभी ग्लोबली बिजनेस चल रहे हैं तो फिर ऑफ कोर्स काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन अभी कैसे होंगे, थ्रू इंटरनेट ही होते हैं. सो डेटा प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी का
इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गया है। सो डेटा प्राइवेसी रेगुलेशंस, एग्जाम्पल GDPR, CCPA एंड साइबर सिक्योरिटी threats pose challenges for business handling customer data and conducting digital transaction across border. Ensuring data protection, compliance and implementing robust cybersecurity measures are critical in mitigating risk and maintaining trust with stakeholders. ठीक है, डेटा प्राइवेसी होना बहुत ज़रूरी है. So now next is social and cultural environment. Social and cultural environment is also very important. ठीक है, कोई बिजनेस है किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहता है, वहाँ के बिजनेसेस के साथ, तो उससे वहाँ का सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा. ठीक है, जैसे हमने ज्वेलरी का ही एग्जांपल लिया था. सो हमारी कंट्री का कोई बिजनेसेस है जो ज्वेलरी बनाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. सो वो जहाँ पे कर रहे हैं उसे देखना होगा कि वहाँ के लोग कैसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कैसी ज्वेलरी यूज़ करते हैं. हम जैसे बनाते हैं वैसे हम वहाँ पे सेल करने जाएंगे तो नहीं हो सकता. सो सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट देखना होगा. सो कल्चरल डाइवर्सिटी एंड कंज्यूमर बिहेवियर. सो कल्चरल फैक्टर्स including values, beliefs, languages and consumer preferences influence market demand, product localization strategies and marketing communication for multinational corporations. Understanding cultural nuances and adapting business practices to local context enhance market acceptance and brand loyalty. जैसे हम कोई भी हम कहे कि हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट है, लेदर प्रोडक्ट है, या टेक्सटाइल बिजनेस है, या ठीक है एनी बिजनेस, हम कहीं प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, कहीं पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे उस एरिया के बारे में जानना होगा. जो जैसे हम चाहते हैं हम जर्मनी में एक्सपोर्ट करें, सो हमें देखना होगा कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड वहाँ पे कल्चरल एनवायरनमेंट भी कैसा है, लोग क्या सोचते हैं, वो किस टाइप का प्रोडक्ट चाहते हैं. ठीक है, सो उस अकॉर्डिंगली अगर हम प्रोडक्ट बना के वहाँ सेल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है. नाउ नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. कॉर्पोरेट यानी कि कंपनी की, बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. Now stakeholders' expectation for ethical business practices, sustainability initiatives, environment, stewardship and social impact drive corporate social responsibility strategies for international firms. ठीक है, अभी ये जो इंटरनेशनली बिजनेस चल रहे हैं, सो वहाँ पे स्टेक होल्डर्स यानी कि हम कहें बिजनेस ओनर्स है, गवर्नमेंट है, कस्टमर्स है, सोसाइटी है. सो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा चाहते हैं बिजनेस से कि बिजनेस एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करे. ठीक है, कुछ गलत ना करे बिजनेसेस. सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, ठीक है, सोशल इम्पैक्ट ड्राइव, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रेटजीज वो बनाए. ठीक है, यानी कि क्या, वो सबकी तरफ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे. बिजनेस कस्टमर के लिए अच्छी प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड करे, गवर्नमेंट को अच्छा टैक्सेस के ज़रिए रेवेन्यू मिलता रहे. ठीक है, सो उसके शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न मिले. सो ये सारी चीज़ें बिजनेस सोचे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ अडॉप्टिंग रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस foster goodwill, enhances corporate reputation and mitigates risk associated with social and environmental issues. Of course, जो बिजनेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे से पूरी करता है, उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत हम कहें कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. ठीक है, जैसे हम टाटा ग्रुप की बात करें या रिलायंस वगैरह है, सो उनकी बहुत अच्छी गुडविल है मार्केट में. यानी कि क्या, बिजनेस ने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से फुलफिल करनी ज़रूरी है. अभी नेक्स्ट देखते हैं हम एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी. सो क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस.
Now, increasing awareness of climate change, environmental degradation and resource scarcity necessitate businesses to adopt sustainable practices, reduce carbon footprints and adhere to environmental regulation globally. देखिए बिजनेसेस अभी जैसे जैसे डेवलप हो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बिजनेसेस को इनपुट तो चाहिए ही। अभी वो इनपुट में काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह भी यूज़ करता है बिज़नेस, सो वहाँ पे उन रिसोर्सेज की स्कैरसिटी हो सकती है। साथ ही जब भी बिज़नेस प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सो उस समय क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे हम कहें वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है वगैरह। सो अभी क्या हो रहा है, बिजनेसेस से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो उन चीज़ों का भी ध्यान रखे। नाउ इम्प्लीमेंटिंग green technologies and sustainability initiatives enhance corporate resilience and attractiveness to environmentally conscious consumers and investors। देखिए जो बिज़नेस है वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है कि भाई रिसोर्सेज स्कैरसिटी ना हो, पोल्यूशन कम हो, एनवायरनमेंट को हार्म ना पहुँचे। सो ऐसे बिजनेसेस की तरफ कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते हैं, इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होते हैं। Now next is green economy and renewable energy. Now the shift towards a green economy promotes investments in renewable energy sources, eco-friendly technologies and circular economy models. Businesses embracing sustainability trend capitalize on market opportunities, cost saving and regulatory incentives in promoting environmental stewardship ग्लोबली। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट देखा। नाउ इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी देखी। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस। देखिए ग्लोबल सप्लाई चेन, सभी ग्लोबल सप्लाई चेन यानी कि यहाँ के बिजनेस ने मान लो किसी और कंट्री के बिजनेस के साथ वो ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सो अभी एक जगह पे प्रोडक्ट बना है, तब से जाके वो कस्टमर तक पहुंचेगा। सो कैसे पहुंचेगा, एक प्रॉपर सप्लाई चेन है वहाँ पे। सो अभी ग्लोबल, उसे हम कहेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन एंड ऑपरेशंस। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सो ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेट सोर्सिंग, प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज़ एंड रीजन्स। बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड चल रहे हैं। सो वहाँ पे क्या होने वाला है, सोर्सिंग, पैसे आएंगे, प्रोडक्शन होंगे, लॉजिस्टिक, ठीक है, गुड्स बना, पैकिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन होगा, सारी चीज़ें लॉजिस्टिक में आ रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है अलग अलग कंट्रीज़ में। सो एक्टिविटीज़ हो रही है बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में। ना मैनेजिंग सप्लाई चेन रिस्क, अभी ये जो पूरा चेन मैनेज हो रहा है, सो अभी ऐसा तो होगा ही नहीं ना कि सब कुछ अच्छे से स्मूथली चल रहा है, प्रॉब्लम्स तो आएंगे बीच में। सो मैनेजिंग सप्लाई चेन रिस्क, एग्जाम्पल डिसरप्शंस, जियोपॉलिटिकल टेंशन, लॉजिस्टिक चैलेंजेस and enhancing supply chain resilience are critical for ensuring continuity and efficiency in global operation। ठीक है, अभी ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन चलता है उसमें कोई भी इशू हो सकते हैं ना, कि मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, या जैसे हमने बोला पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस हो गया, वॉर हो गई, तो ये चेन डिस्टर्ब हो सकता है ग्लोबल सप्लाई चेन। सो उसे अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी होगा। Now next is outsourcing and offshoring. Now outsourcing and offshoring strategies enable firm to leverage cost advantages, access specialized skill and expand market presence globally। ठीक है, आउटसोर्सिंग यानी कि क्या, बिजनेस क्या करने वाला है, उसका कोई एक प्रोसेस है या कोई एक फंक्शन है, उससे वो किसी और को करने दे देगा, आउटसोर्स कर देगा। ठीक है, जैसे कोई हम कहे कि कोई प्रोडक्ट मेकिंग बिजनेस है, वो पैकिंग का काम कहीं आउटसोर्स कर देगा, यानी कोई और उसके लिए करके दे देगा। सो अभी इसमें क्या हो रहा है, वो किसी और फर्म के पैकिंग की स्पेशलिटी को वो यूज़ कर रहा है, साथ ही इसका टाइम भी बच रहा है, कॉस्ट भी कहीं ना कहीं बच रही है। सो दैट इज़ आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग।
नाउ हावेवर geopolitical risk, regulatory changes and supply chain vulnerability necessitate strategic planning and risk mitigation strategies in outsourcing decision. ठीक है, अभी ये ग्लोबली हम अगर आउटसोर्सिंग एंड ऑफशोरिंग की बात करें तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे रिस्क इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, रेगुलेटरी चेंजेस हो सकते हैं, कंट्रीज़ के रूल्स, कंट्रीज़ की गवर्नमेंट अपने रूल्स में चेंजेस करें, जियोपॉलिटिकल रिस्क हो सकता है. सो इसे भी अच्छे से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंट का टॉपिक ख़त्म हो गया है स्टूडेंट. ठीक है, सो अभी हम नेक्स्ट सेशन में करने वाले हैं चैलेंजेस इन द इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट. यहाँ तक हमने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है वो पढ़ा. अभी वहाँ पे क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे स्टूडेंट्स. तो मिलते हैं वहाँ पे. थैंक यू सो मच एवरीवन.